आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोशिका और कोशिका के प्रकार, जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक में फिर पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिका के क्या क्या अलग अलग घटक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। और इसके अलावा केंद्रकाय या केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस कहते हैं, फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो कोशिका के अंग है, कोशिका के अंदर जो अलग अलग तरह के अंग होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका, गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका। और पौधों में हम पढ़ेंगे जो लवक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं अलग अलग, जिसमें क्लोरोफिल जो हमने पढ़ा था। उसके अलावा जंतुओं में जो तारकाकाय होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पौधों में लवक, जैसे सफ़ेद लवक होता है जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के और हरे कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो अंतःद्रव्यीय जालिका होता है उसमें दो तरह के होते हैं, एक खुरदुरी और एक होता है चिकनी, जैसे हम स्मूथ कहते हैं, और खुरदुरी को रफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक भी कर दो वीडियो को। और अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीव की, तो जीव किससे बनी होती हैं? कोशिकाओं से। सबसे जो छोटी से छोटी इकाई होती है किसी भी जीव की, उसको हम कहते हैं कोशिका। और कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो एक जो जीव है वो एक कोशिका की भी बनी हो सकती है, एक से अधिक कोशिकाओं की भी बनी होती है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और उसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सब क्या होता है, इनमें एक कोशिकाएँ होती हैं। और बहुकोशिकीय जीव में जितने भी मनुष्य, गाय, पेड़, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव। जैसे अगर प्याज की झिल्ली, जो हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था हमने, जिसमें ये प्याज की झिल्लियों की कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही होंगी ना। और इसमें खास बात क्या होती है, ये कोशिका द्रव है और उसके बीच में ये आपका केंद्रक होता है। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति, ये जो इसके बाहर की दीवार दिख रही है। तो इस तरह से हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में अगर देखें क्या क्या जानकारियाँ अभी तक अवेलेबल है, तो सबसे पहले कोशिका। तो कोशिका क्या होते हैं, सभी जीव जो है वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोशिका। और ये खास बात ध्यान रखना, कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि हर एक जो कोशिका है, हर एक जो जीव है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती हैं। तो कोशिका, जीवों की संरचना कोशिकाओं से मिलकर बनती है, इसलिए यह है संरचनात्मक। और कार्यात्मक इसलिए क्योंकि एक जो जीव है उसके अलग अलग कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, वो सारी ऊर्जाएं जो हैं वो एक कोशिका के अंदर ही प्रदान की जाती है, उसी से उत्पन्न होती है। तो इसीलिए कार्यात्मक इकाई भी आपकी कोशिका ही हो गई। उसके बाद कोशिका को आकार, आकृति और संगठन के इस सब के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के आकार का अध्ययन, आकृति और कैसी उसकी बनावट है, कैसा उसका काम है, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और सबसे पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सबसे पहले कोशिकाओं को देखा था, मृत कॉर्क कोशिकाओं में देखा था 1665 में, किसने? रॉबर्ट हुक ने। और किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। और सबसे पहले जीवित कोशिकाएं देखी थी एंटोन वॉन लीवेनहॉइक ने। तो एंटोनी लीवेनहॉइक ने जो तालाब में देखा था, तालाब के अंदर उन्होंने जीवों को देखा, जीवित कोशिकाओं को। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिकाएं देखी एंटोनी लीवेनहॉइक ने, और मृत कोशिकाएं देखी रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में, जो आपके सेल हैं, जो कोशिकाएं बनती है, उसके अंदर अलग अलग जो द्रव होते हैं, जिसमें आपके प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इसमें जल, आयन, नमक और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन। और ये कोशिका द्रव और केंद्रक के साथ मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। तो कोशिका में कोशिका द्रव, केंद्रक और प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों चीज़ें होती हैं। और अलग अलग लक्षणों के आधार पर अगर हम देखें तो कोशिका में जीव द्रव्य, जिसे हम सोल जेल कहते हैं,
ठीक है, जेली की अवस्था में स्थित होता है। जो जीव द्रव्य है, कोशिका के अंदर का जो द्रव्य है वो जेल की अवस्था में या सोल की अवस्था में होता है। अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, स्लीडन एंड स्वान 1838 और 39 में। इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कोशिका सिद्धांत में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि सभी पौधे व जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। और तीसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो प्रथम है कि कोशिका और सभी पौधे और जीव हर एक कोशिका से बनते हैं, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। और तीसरा कि वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ये 3 पॉइंट कोशिका सिद्धांत का अच्छे से ध्यान रख लो। किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान ने। अब अगर कोशिकाओं और जीवों के प्रकार को हम देखें तो कोशिकाएं जो हैं एक कोशिकीय हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, और पैरामीशियम, अमीबा। और बहुकोशिकीय में आपकी ऑस्ट्रिच, पेड़ और ह्यूमन। और इसमें भी एक आता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अंतर भी बहुत बार आ जाता है आपके एग्जाम में। तो अब अगर बात करें, सबसे पहले 2 तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, बहु में 1 से अधिक होती है। कार्य अगर देखें तो अब क्योंकि एक ही कोशिका है तो सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। और बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। फिर है कार्य का विभाजन। बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग विशेष कार्य करने के लिए विशेष कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका द्वारा सभी काम होता है, तो इनमें कार्य का विभाजन नहीं होता। फिर रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एकल कोशिका द्वारा ही होता है। और बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो जनन में भाग लेती हैं। जैसे मनुष्यों के में देखें तो आपके अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं जनन में, और लेकिन एक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही कोशिका के द्वारा जनन होता है। अगर लाइफ स्पैन या आयु की बात करें तो बहुत कम होती है एक कोशिकीय जीव की आयु, और बहुकोशिकीय जीव की आयु लंबी होती है। उदाहरण एक कोशिकीय जीव का है अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो गए पादप, कवक, जंतु। ये सब बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो इसमें भी बहुत बार अंतर आ जाता है, इसको ध्यान से समझ लो, नोट कर लो। अब आगे देखते हैं, जो हमने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। इनमें मूलभूत क्या क्या अंतर होते हैं ये बहुत अच्छे से समझ लो, और ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो आकार में बहुत छोटी होती हैं। कितनी छोटी होती हैं? 1 से 10 की घात -6, इसको हम कहते हैं माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर से छोटी होती हैं। और अगर हम बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 5 से 100 माइक्रोमीटर के आकार में होती हैं। पहला आकार में ये छोटी हो गई, ये आकार में बड़ी होती है। दूसरा, अगर हम देखें कोशिका का केंद्रकीय भाग, प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रकीय भाग न्यूक्लियोइड होता है, ये न्यूक्लियर झिल्ली से, मतलब जो केंद्रक होता है उसके, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो एक केंद्रक में पूरी तरह से विभाजित नहीं होता, एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और उसमें न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में जो केंद्रकीय भाग है वो न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अब क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली से ढका नहीं होता, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं और एक गुण सूत्र ही उपस्थित होता है। लेकिन अगर केंद्रक की हम बात करें यूकैरियोटिक में तो वो उपस्थित होता है और 1 से अधिक गुण सूत्र होते हैं इसमें। चौथा है कि झिल्ली द्वारा घिरे अंगक जो हैं, अंगक वो अनुपस्थित होते हैं। जो कोशिका के अलग अलग अंग है वो झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं, और यूकैरियोटिक में झिल्ली द्वारा घिरे अंगक उपस्थित होते हैं। पांचवा है कोशिका विभाजन जो है वो विखंडन या कोशिका विभाजन, बडिंग या जो आपका फिजन के द्वारा, विखंडन या कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा, 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, माइटोसिस और मियोसिस, इसके द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। और छठा है अंतर कोशिकीय जीव, उदाहरण में आप दे सकते हो जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक,
हमेशा एक कोशिकीय जीव ही होंगे प्रोकैरियोटिक, जैसे जीवाणु, अमीबा, और यूकैरियोटिक जीव में एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। तो जीवाणु उदाहरण है प्रोकैरियोटिक एक कोशिका का। अगर आपसे यूकैरियोटिक एक कोशिका का पूछ लिया जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो आपकी कौन सी हो जाती हैं, जैसे आपकी ईस्ट हैं, ईस्ट आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है। अब कोशिका की अगर हम बात करें, ये जैसे ये है आपका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें ये क्षेत्र जो है इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पूरी तरह से न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। ये आपकी प्लाज्मा भित्ति, यहाँ राइबोसोम, ये कोशिका भित्ति होती है। और यहाँ पे जो है ये आपकी यूकैरियोटिक में अलग अलग जो कोशिका के अंग है वो झिल्लियों से ढके होते हैं, उनका एक अलग अलग आकार होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब कोशिकाओं की आकृति की अगर बात करें तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार या स्फेरिकल होती हैं। इसके अलावा लंब की आकार की हो सकती हैं, स्तंभ आकार की हो सकती हैं, या डिस्क के आकार की हो सकती हैं, और उनका आकार उनके कार्य पर निर्भर होता है। जैसे अगर हमारे त्वचा में देखें तो स्क्वैमस एपिथेलियम की इस तरह की आकृति होती है। जो हमारे ट्रैकिया, जो हमारे गले में होता है, वो इस तरह के कोशिकाएं होती हैं स्तंभ आकार की। ये आपके पेट में इस तरह की आकृति होती है। फिर जो चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं ऐसी होती हैं। हृदय की कोशिकाएं इस तरह की, तो सबका आकार अलग अलग होता है। ये रक्त की कोशिकाएं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती हैं। जो अस्थि कोशिकाएं हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है। तो विभिन्न आकृतियों की होती है आपकी कोशिका की आकृति। ये नर्व सेल, जैसे हम जो आपको क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ये होती हैं। और ये स्पर्म या शुक्राणु और ओवम जो अंडाणु, ये जनन कोशिकाएं जो बहुकोशिकीय जीव में होती है। तो ये अलग अलग आकार की आपने देखी, तो विभिन्न विभिन्न आकार की कोशिकाएं होती हैं। अब अगला देखते हैं, कोशिका के आकार के हिसाब से अगर देखें तो कोशिका का आकार अलग अलग पादपों और जंतुओं में भिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और आकार की होती हैं। अब कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती हैं और कुछ कोशिकाओं को नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। कुछ को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, कुछ को नग्न आँखों से देख सकते हैं। और इनका आकार जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक बहुकोशिकीय जीव जो है उसकी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिकाएं जो हम आसानी से देख सकते हैं वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये ध्यान रखना। फिर सबसे छोटी कोशिकाएं होती है माइकोप्लाज्मा। ये होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये लगभग 0.1 × 10⁻⁻10। तो इसका मतलब है लगभग ये 10 की घात -11 मीटर। मतलब 1 मीटर को अगर आप 10 के ऊपर 11 जीरो लगा के भाग करो उतनी छोटी होती हैं। तो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। और ये कितने मीटर तक होती है? 1 मीटर। तो ये तीनों आप ध्यान से समझ लो। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिकाएं होती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। हो गया क्लियर ये? ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद कोशिकाओं के अलग अलग भागों की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं में सामान्यतः 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। और जो पौधों में एक एक्स्ट्रा जो है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं वो भी होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 तो सभी में होते हैं। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली ये को ही प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है या प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। और कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक पारगम झिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि कोशिका झिल्ली को आप ये प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को, कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, और कुछ पदार्थों को अंदर आने नहीं देता है। तो इसलिए ये क्या होती है? वर्णनात्मक पारगम झिल्ली, जो कोशिका के अंदर या बाहर केवल कुछ पदार्थों को ही आने जाने देती है। ठीक है। अब
प्रत्येक कोशिकाओं को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। दो कोशिकाओं को अलग करने का भी काम किसका होता है? इसी कोशिका झिल्ली का। अच्छा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है और इसमें प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। देख रहे हो, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो गए, ये आपके चैनल हो गया, लिपिड्स होते हैं, इन सब से बने होते हैं ये। तो ये कोशिका झिल्ली है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सबसे पहले जो कोशिका का मॉडल दिया था वो था सिंगर एंड निकोल्सन। ये ध्यान रखना, सिंगर और निकोल्सन ने कोशिका का जो मॉडल दिया था कोशिका झिल्ली का, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस मॉडल को कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसके अनुसार लिपिड और प्रोटीन से बनी परत होती है और इसमें प्रोटीन लिपिड की दो परतों के बीच में सैंडविच जैसी धसी होती है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये दो परतें हैं ना, इसके बीच में इस तरह से सैंडविच जैसी धसी होती है। तो इस तरह का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली के कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहला हमने कहा कि ये कुछ चीज़ों को आने देती है और बाहर जाने देती है। तो ये कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं को नियंत्रित करती है और आकार को बनाए रखती है। पहला ये हो गया। दूसरा है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं के आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। पहला होता है विसरण और दूसरा होता है परासरण। विसरण और परासरण के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी चीज़ का गमन, स्वतः गमन होना, इसे कहते हैं विसरण। और परासरण में गमन होता है, वो भी उच्च से निम्न की ओर, लेकिन जल का परासरण होता है। परासरण में ध्यान रखना कि जो वर्णनात्मक पारगम झिल्ली है, इसमें खास बात होती है, इसके लिए एक पारगम झिल्ली की ज़रूरत होती है और जिसके द्वारा जल, जिसे हम विलायक कहते हैं, जल अणुओं को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। जहाँ जल ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम जल है वहाँ की ओर जल का एक गमन करना कहलाता है परासरण। अब विसरण की अगर बात करें तो ये दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। अंदर और बाहर जाके, अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर आ जाएगा, अंदर है तो बाहर चला जाएगा, तो इसे समान कर देता है। और ये भी जल, जो परासरण है, इसमें जल की मात्रा अंदर बाहर होती है, वो भी समान कर देती है दोनों को मात्रा को। विसरण जो है तीनों चीज़ों का होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में होते हैं, लेकिन परासरण सिर्फ द्रव अवस्था या द्रव माध्यम में ही संभव होती है। चौथा है कि अपनी सांद्रता के अंतर के आधार पर अलग अलग पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन परासरण में केवल विलायक या जल ही सिर्फ गति करता है। केवल जल गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, पूरा विलयन गति नहीं करता है। अब परासरण की बात करें तो दो तरह के परासरण हैं कि अगर बाहर जल की सांद्रता अधिक है और कोशिका के अंदर मान लो कम है, तब क्या होगा? बाहर जल की सांद्रता अधिक है, कोशिका के अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा। और अगर अंदर कम है जल की मात्रा, अंदर अधिक है और बाहर कम है जल की मात्रा, तब अंदर से बाहर की ओर आएगा। तो जब भी जल बाहर से अंदर की ओर जाता है तो उसे हम कहते हैं अंतः परासरण, और जब भी अंदर से बाहर की ओर आता है इसे हम कहते हैं बाह्य परासरण। कोशिका के अंदर से विलायक, विलायक जहाँ पे है समझ लो जल, ठीक है, जल का बाहर गमन कहलाता है बाह्य परासरण, और कोशिका के बाहर से विलायक या जल का अंदर गमन होना कहलाता है अंतः परासरण। अब सांद्रता के अनुसार अगर देखें तो विलयन के प्रकार और उनका कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये तीन तरह के सांद्रता के अनुसार परासरण होता है, इसको ध्यान से समझ लो। पहला होता है आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन। तो ऐसी परिस्थिति आती है जब कोशिका के अंदर और बाहर जो विलायक या जल है उसकी सांद्रता समान है, तब वह कहलाता है समपरासरी विलयन। और इसमें क्योंकि समान है तो कोई भी जल की गति नहीं होती, या जितनी अंदर गति होती है उतनी ही बाहर गति हो जाती है, तो हमें वो समान लगता है, उसमें उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके बाद है अति परासरण दाबी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक होती है, तो अब इसमें जो ये किसकी सांद्रता, यहाँ हम बात करते हैं जो लवण की सांद्रता। तो अगर लवण की सांद्रता अधिक होगी तो जल की सांद्रता कोशिका के अंदर कम होगी, ठीक है। तो अगर कोशिका के अंदर सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल जो है वो बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है।
तो अगर आप हाइपरटोनिक में, जैसे एक आपने सॉल्यूशन लिया, जिसे हम, अगर हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि बाहर जो है वो नमक की मात्रा ज़्यादा है और अंदर कम है। अब कोशिका में अंदर जल ज़्यादा है, बाहर जल कम है, तो अब क्या होगा, जल अंदर से बाहर की ओर जाएगा परासरण में, जहाँ जल की मात्रा अधिक है वहाँ से कम मात्रा की ओर जाती है। तो जब हाइपरटोनिक है, मतलब आपने मान लो 1 गिलास लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी मिला दो, तो ये नमक मिला दिया, तो बाहर नमक की मात्रा अधिक हो गई और अंदर जो है कोशिका के अंदर लवण की मात्रा कम है। तो अब जल की मात्रा कोशिका के अंदर अधिक है और बाहर जो है जल की मात्रा कम है। तो जब जल अंदर से बाहर की ओर जाता है तो क्या होगा, जो हमारे कोशिका हैं वो सिकुड़ जाएंगी। तो जब भी हम अति परासरण दाबी में रखेंगे अपनी कोशिकाओं को, वो सिकुड़ जाती हैं और इसे हम जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली जो है वो संकुचित हो जाती है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन या जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर मान लो बाहर लवण की मात्रा बहुत कम है और पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो अब अगर उसमें हम अपना कोशिका डालेंगे जिसमें जल की मात्रा अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो अब जल की सांद्रता अगर बाहर अधिक है और अंदर कम है, तो जल बाहर से अंदर की ओर गमन करेगा, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि अंतः परासरण हो जाता है। तो अंतः परासरण होगा और अंतः परासरण के कारण जो कोशिका है वो फूल जाएंगी। ठीक है। और जंतु कोशिकाएं फट भी जाती है बहुत बार, इससे बचाने के लिए कोशिकाएं भित्ति होती हैं। अगर आप किशमिश को नॉर्मल पानी में रख दो तो रात भर में पूरी फूल जाती हैं। ठीक है। और यही और अति परासरण का उदाहरण अगर आप देखो तो आप उसका उदाहरण आप देख सकते हो। अगर आप सर्फ में अपना हाथ रखो तो सर्फ में पानी की मात्रा कम होती है, लवण मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपके हाथ से पानी बाहर की ओर चला जाता है और वो हो जाता है बाह्य परासरण। तो अति परासरण दाबी में बाह्य परासरण और अल्प परासरण दाबी में अंतः परासरण। ये आपकी ये देखो, तो अगर हाइपरटोनिक में देंगे तो हमारी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, आइसोटोनिक में कोशिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, और हाइपोटोनिक में देंगे तो कोशिकाएं फूल जाती हैं और कुछ कोशिकाएं फट भी जाती हैं। ठीक है। तो हाइपरटोनिक में पानी जो है वो बाहर की ओर आता है, आइसोटोनिक में अंदर और बाहर दोनों जाता है और समान मात्रा में जाता है, और लेकिन हाइपोटोनिक है जिसे हम कहते हैं अल्प परासरण दाबी, उसमें दोनों अंदर की तरफ पानी का गमन होता है। ठीक है। अब है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती हैं। तो पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी ये झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक एक्स्ट्रा झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। और ये बहुत ही सख्त होती हैं, मोटी होती हैं और सरंध्र अजीवित संरचना होती हैं। ये जीवित नहीं होती, अजीवित होती हैं। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कोशिकाएं मध्य भित्ति मिडल लेमेला द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। देख रहे हो, ये मिडल लेमेला है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पादप कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे से किसके द्वारा संपर्क करती हैं? तो वो संपर्क करती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा संपर्क करती है। और कवक में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति में काइटिन नामक रसायन होता है। ठीक है। कवक में जो होता है काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। और पौधों की जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक की बनी होती है काइटिन की, ये ध्यान रखना। कोशिका भित्ति कवक की बनी होती है काइटिन की, और पौधों की या पादपों की बनी होती है सेलुलोज की। अब कोशिका भित्ति के अगर कार्यों की बात करें तो कोशिका भित्ति का सबसे पहला काम होता है उसको संरचना प्रदान करना, उसको आकृति प्रदान करना, आकार प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। और कोशिका भित्ति भी पारगम्य होती है, तो विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। और इसकी मरम्मत करने पर पुनर्जनन की क्षमता होती है कि अगर वो टूट भी जाए, कहीं से कट भी जाए, तो पुनर्जनन होकर वो जुड़ जाती हैं। उसके बाद है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक, जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो सारा चीज़ कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से। ठीक है। तो किसी भी कोशिका का जो दिमाग है वो आप कह सकते हो उसे हम कहते हैं केंद्रक। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और कोशिका का केंद्र या जिसे हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का केंद्रक। ठीक है। और कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो कोशिका केंद्रक में
तो इसके आसपास जैसे कोशिका की झिल्ली होती है तो उस तरह से केंद्रक की भी झिल्ली होती है ये, लेकिन केंद्रक झिल्ली किस में होती है? यूकैरियोटिक में, ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। इसके अलावा एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स होते हैं इसकी झिल्लियों पे, और ये छिद्र होता है जिसके द्वारा कुछ चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, केंद्रक की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, प्राथमिक केंद्रक होता है। फिर अगर हम बात करें, केंद्रक के ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन जैसे रेशे होते हैं। ये जो रेशे होते हैं इन्हें हम न्यूक्लियोलस या क्रोमैटिन कहते हैं। ये रेशे, इस तरह के जो रेशे दिखाई दे रहे हैं, ये होता है न्यूक्लियोलस या क्रोमैटिन। इसके अलावा क्रोमैटिन रेशों में डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमैटिन रेशे किसके बने होते हैं? डीएनए। जो आपका डीएनए होता है वही क्रोमैटिन रेशा ही होता है। वो डीएनए या डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो भी अनुवांशिकी सूचना है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सारी सूचनाओं को भेजने का काम कौन करता है? अनुवांशिकी सूचना ये डीएनए ही करता है। और क्रोमैटिन रेशे जो है वो अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को, जो अब डीएनए तो एक पूरा लंबा पार्ट होता है लेकिन उसका छोटा पार्ट कहलाता है जीन्स, जो कि एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म करता है, ठीक है। अब है केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य क्या क्या होते हैं? तो केंद्रक सबसे पहले क्या करता है कि सभी उपापचयी क्रियाओं और कोशिका चक्र का नियंत्रण करता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण करने का काम होता है केंद्रक का। और यह अनुवांशिकीय सूचनाओं को, अनुवांशिकीय सूचना मतलब जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने हैं, उसको भेजने का कार्य भी कौन करता है? केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ तक था केंद्रक के बारे में। अब उसके बाद कोशिका द्रव्य, और अगर देखें और कितना है आपका, काफ़ी है। तो अब बाकी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इसके नोट्स बना लो अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इसको मैं दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक शेयर कर दो, और पढ़ाई जारी रखो। टारगेट आपको इस बार 90+ का रखना है, ठीक है। सबको 90+ लाना है 9th में। तो ऑल द बेस्ट उसके लिए, और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।